7 बजे लाइव मुलाकात करूँगा और मेरे साथ हमारे लीगल टीम के साथी भी हैं, तो मैं सबसे पहले उन्हीं का स्वागत करता हूँ। हमारे साथ हैं गगनदीप जी। गगनदीप जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। जय हिंद, जय भारत सर। थैंक यू जय सर। हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप? बढ़िया सर, बढ़िया सर। साथियों, मैं गगनदीप जी का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। वो चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में अभी एडवोकेट भी हैं और हमारी लीगल टीम में मदद भी कर रहे हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट भी बहुत गाइडेंस दे रहे हैं और लोगों को बहुत कम पैसे लेकर के लीगल जो एड चाहिए वो भी दे रहे हैं। तो गगनदीप जी, पहले आपसे शुरुआत करते हैं, फिर लोगों के सवाल भी लेंगे। किस तरह के केसेस अभी हमारे पास आ रहे हैं और आप किस तरह से उनकी मदद कर पा रहे हैं? सर, जो अभी केसेस आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि ज़्यादातर ना जो रिकवरी एजेंट्स हैं, हुँ, वो ना जिनने लोन लिया हुआ है वो उनको थ्रेट कर रहे हैं कि उनका हुँ, जैसे कि व्हाट्सएप पे उनको उनकी जो न्यूड पिक्स हैं वो भेज के और हुँ, गलत तरह से उनके रिलेटिव्स को भेज के उनको कॉल करके वो हुँ। इस तरह हमको परेशान करते हैं कि हमने जो मेंटली टॉर्चर हो जाए बंदा और हमें किसी भी तरह के हमें डिमांड पूरी कर दे सर। तो ये किस तरह से उनके पास डाटा कैसे पहुँच जाता है? मतलब जो कस्टमर है उसने लोन लिया, उसकी जानकारी उन तक पहुँचती कैसे है? और वो कई बार देखते हैं उनके रिलेटिव्स तक भी नंबर जा रहे हैं, वो कैसे हो रहा है? सर, एक तो सर वो कहते हैं कि आपका सर हम लोन टॉप अप कर देंगे, ठीक है सर? अच्छा। तो उसके बहाने में सर वो आपको एसएमएस भेजते हैं कोई, जैसे हुँ, कि कोई लिंक। अगर उसके हम जैसे कोई मैं अपील भी करना चाहूँगा सभी क्लाइंट्स को कि हुँ, हमारे सभी जो यूट्यूब अभी देख रहे हैं लाइव, मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी अननोन नंबर से आपको कोई लिंक आया है, कोई यूआरएल आया है, तो उसको क्लिक मत करें। अगर हुँ, हम क्लिक करते हैं तो हमारी इंफॉर्मेशन यानी कि ऑल परमिशन में हो जाती है और हुँ, डाटा लीक करके वो हमारे को ही थ्रेट करते हैं सर। हुँ। अच्छा, अभी जो लोग कस्टमर कई कंप्लेंट कर रहे हैं हमें भी कि उनके रिलेटिव्स को, उनके फ्रेंड्स को जहाँ वो जॉब करते हैं वहाँ भी मैसेज भेजे जा रहे हैं, तो कैसे इससे बचा जा सकता है? क्या करें? कस्टमर क्या करें? सर, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपने उससे बचना है, तो आप तो पहले तो ये है कि आप जो थर्ड एप्लीकेशन है, जो हुँ, गूगल प्ले स्टोर पे थर्ड एप्लीकेशन है, उसको इंस्टॉल मत कीजिए। हुँ, वो अगर उसको इंस्टॉल कर भी लिया आपने, तो वो आपसे परमिशन माँगता है कि सर हमें परमिशन दीजिए कि आपकी जो हम कॉन्टैक्ट लिस्ट है, उसको हम अलाउ कीजिए कि रीड कर सके कि या ना रीड करे। तो आप डू नॉट अलाउ पे क्लिक कीजिए। तो उसके बाद वो ये माँगता है सर कि आपकी जो हमारी यानी कि अगली स्टेप ये माँगता है कि आप जो हमारे आपके जो फ़ोन में पिक्स हैं, उसकी हुँ। आपने अपलोड करनी है हमारी ऐप पर, तो उसकी परमिशन ले लेता। तो वो भी अच्छा, आपने गैलरी गैलरी की परमिशन माँगता है उसमें? गैलरी की परमिशन भी माँगता है सर। उनका बहाना ये होता है कि अगर आपने हमारी ऐप पर जो हमारी अपनी फ़ोटो है वो अपलोड करनी है तो परमिशन देनी पड़ेगी। तो हुँ। वहाँ से ही आपकी जो ऑल परमिशन लेके उस पे ही हैक करके और उसको ही सर ऑल रिलेटिव्स को और अपने फ्रेंड्स को भेज के उसको थ्रेट किया जाता है सर। नहीं तो वो क्या परमिशन ना दे तो क्या ऐप डाउनलोड ही नहीं होगा या ऐप मतलब कुछ दिक्कत आती है उसमें? उसमें सर ऐसे हो सकता है कि हम एंटीवायरस कोई पहले इंस्टॉल कर लें सर। अच्छा, फ़ोन में कोई एंटीवायरस डाल लें। एंटीवायरस कोई भी इंस्टॉल कर लें, फ़ोन पे बहुत एंटीवायरस आते हैं। उसकी कॉस्ट भी नहीं होती है इतनी बट वो ऐसे करें कि पेड एंटीवायरस हो सर। हुँ, जैसे कि उसकी 100 कॉस्ट होती है 1 हुँ, ईयर की, तो वो हुँ। इंस्टॉल करके हम अगर ऐप भी कोई इंस्टॉल करते हैं, तो अगर हमारा डाटा लीक करने की कोई कोशिश भी करेगा, तो वो जो अपना एंटीवायरस है, वो उसको सर पकड़ लेगा और हमारा डाटा लीक नहीं होगा सर। अच्छा, क्या इसमें कोई लीगल प्रोविज़न भी है कि कोई हमारी बिना मर्ज़ी के हमारी फ़ोटोज़ या वीडियो मॉर्फ करता है, तो उसमें क्या-क्या लीगल प्रोविज़न कस्टमर के पास रहते हैं? हमारे पास सर लीगल प्रोविज़न है सर कि आईटी अंडर आईटी एक्ट में जो भी हमें कोई थ्रेट कर रहा है, अगर हुँ, हमारी कोई डाटा लीक कर रहा है, हमारे कोई यानी कि फ़ोन हैक करके हमारे फ़ेसबुक फ्रेंड्स को अभी सर इन्होंने क्या किया है कि जैसे कि अपना डाटा हैक कर लिया और फ़ेसबुक फ्रेंड ज़्यादातर ना जो हमारी फ़ेसबुक पे आईडीज़ होती हैं ना, हुँ, तो उसपे जो कस्टमर है सर वो लॉक नहीं करता अपने फ्रेंड्स को। तो वो हुँ, वहाँ से डाउनलोड करके तो अभी एवरी फ्रेंड को वो भेजते हैं। तो एक तो ये है कि आप फ़ेसबुक पर अपनी जो प्राइवेसी है उसको एक्टिव करके रखिए सभी को। हुँ, और जैसे कि हमारी फ़ोटो को लॉक कीजिए और फ्रेंड्स को लॉक कीजिए और हुँ, उसके बाद जो हमारी ना थर्ड एप्लीकेशन डाटा हमारा देख रही है या कुछ भी कर रही है उसको आप अनेबल कर दीजिए।
और उसके बाद सर आपने क्या करना है कि जो अगर आपको कोई भी ये इस तरह का टाइम पे कोई आपको थ्रेट देता है और फ्रेंड आपको फ़ोटो भेजता है, तो आप ऐसे कर सकते हो सर, साइबर सेल का सर ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है और आप अपने शहर में साइबर सेल में भी रिपोर्ट दे सकते हो इसके खिलाफ। आप नंबर के स्क्रीनशॉट और नंबर लीजिए। उसके बाद सर आप उस साइबर सेल पे जाके अपनी रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो। अगर नहीं है तो आप ऑनलाइन साइबर सेल में आप रजिस्टर्ड भी कर सकते हो सर। अच्छा, वैसे तो हम लोग बताते हैं भारत के संविधान के हिसाब से ना तो लोन लेना अपराध है और लोग अगर लोन समय पर नहीं चुका पा रहे हैं, ये भी कोई अपराध नहीं है, ये एक मिस्टेक है। लेकिन फिर भी क्या-क्या प्रिकॉशन रखें? मान लीजिए कोई डिफ़ॉल्ट कर गया, विलफुल डिफ़ॉल्टर तो नहीं बनना, हम सबको यही बोलते हैं। लेकिन कोई डिफ़ॉल्ट कर गया, किस्त डिफ़ॉल्ट कर गया, उसका हाउसिंग लोन है, एजुकेशन लोन है, पर्सनल लोन है, तो क्या-क्या प्रिकॉशन उसको बरतनी चाहिए? सर ये तो बात है कि लोन अगर हम नहीं चुका पा रहे तो ये क्राइम तो है नहीं है। हुँ, पर सर क्या है हमारी ना सर जैसे हम लोन लेते हैं, हुँ, तो क्या करते हैं लोन के जो जो जब लोन लेने के समय ना वो कंपनी हमारी उसमें एग्रीमेंट में ये लिख देती है कि आपका जो इंटरेस्ट है बाय मंथ है और बाय 6 मंथ है और एनुअल है। वो हुँ, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पहले वो देखिए कि हुँ, हमारे जो इंटरेस्ट रेट है वो कैसे लग रहा है। तो हुँ, दूसरी बात ये है कि आप एक बार जो आपको टर्म एंड कंडीशन भेजी हैं और हुँ, उससे आप कन्फर्म कर लीजिए कि आपकी जो टर्म एंड कंडीशंस है वो आपकी जो आपको बताई गई हैं एजेंट के थ्रू, वो आपकी सही है या गलत है। ज़्यादातर केसेज़ में सर क्या हो रहा है, मेरे पास एक रिसेंटली केस आया था अभी, हुँ, उस बंदे ने सर 23 लाख का लोन लिया था। हुँ, 23 लाख का सर लोन लेने के बाद उसने सर 23 लाख भर दिया बट 23 लाख अभी पेंडिंग चल रहा है और उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था बाय मंथ लग रहा था सर। अगर अच्छा, उसने 23 लाख लिया तो उसको सर एवरी मंथ का जो इंटरेस्ट था वो 30,000 लग रहा था सर। सिर्फ़ तो इंटरेस्ट ₹30,000 था। सिर्फ इंटरेस्ट ही 30,000 था और ये उसकी टर्म एंड कंडीशन में लिखा भी हुआ था, तो ये बहुत ही यानी कि स्मॉल फ़ॉन्ट में था इसलिए वो पढ़ नहीं सके सर। तो मैं हुँ, ये कह रहा हूँ तो जब भी लोन ले रहे हो तो आप इसको वेरीफ़ाई कर लीजिए कि हम कैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट है। वो कह रहे थे कस्टमर कि हमें ये बताया गया कि हमारे को जो इंटरेस्ट है वो आपको एनुअल लगेगा। बट हुँ। आपकी टर्म एंड कंडीशन में ये लिखा था सर कि आपको बाय मंथ लगेगा। और हुँ, इसके लिए उनको अभी उन्होंने पे कर दिया और बाकी अभी पे अमाउंट अभी और बता रहा है सर। हुँ। नहीं तो ऐसे केस में क्या किया जाए? अगर मान लीजिए एजेंट ने झूठ बोला या गलत बोल दिया, एजेंट ने गलत जानकारी दे दी, तो क्या कर सकता है? कस्टमर क्या कर सकता है ऐसे केस में? सर कस्टमर पहले तो सर साइन करने से पहले वेरीफाई करे कि एक मेल रिटर्न की एक एक मेल अपनी जो कंपनी से ले रहा है उससे कहे कि हम आपका ये रिप्रेजेंटेशन आया था बंदा और हुँ, उसने हमें ये बातें बताई और हमारा ये यानी कि सैंक्शन लेटर और एप्लीकेशन लेटर है और इसको वेरीफाई कीजिए कि ये सही है बता रहा है कि गलत बता रहा है। वो आपको सर जो भी है बैंक आपको रिवर्ट करेगा। हुँ, जो रिवर्ट करेगा उसमें आपको रिवर्ट में एवरी सिचुएशन को क्लियर हो जाएगा कि कैसे हमने सिचुएशन को कंट्रोल करना है सर। हुँ। नहीं लेकिन अगर मान लीजिए पता चल जाता है गलत किया गया है, तो उसमें क्या लीगल प्रोविज़न है? क्या हम केस कर सकते हैं बैंक के ऊपर या हमारा जो एक्स्ट्रा पैसा गया वो वापस ले सकते हैं? क्या कर सकते हैं या कुछ हाँ, नहीं हो देखो सकता उसमें? उसके यानी कि अगर हमारे पास एक पक्का एविडेंस हो जाता है कि आपको सर जैसे कि बै आपके रिप्रेज़ अगर बैंक सपोज़ करिए जी आज हमने कोई लोन लिया और हुँ, हमारे रिप्रेजेंटेशन ने वो चीज़ें बताई, वो ही हमने वेरीफ़ाई करने के लिए बैंक को मेल डाल दी हुँ, और बैंक ने उसको कह दिया कि कन्फर्म कि हाँ, ये सही है आपका। कल हुँ, को सर अगर कोई बैंक आपको उसके अधीन नहीं आपको वो प्रोविज़न देता और लोन देता तो हम कंज़्यूमर में और सिविल में उसको सर सिविल कोर्ट में जाके उसको सर चैलेंज कर सकते हैं कि ऐसे-ऐसे हमारे को पहले यानी कि प्रॉमिस किया गया था ये चीज़ों पर, उसके बाद हमारा प्रॉमिस फुलफिल नहीं किया गया सर। अच्छा एक चीज़ बताइए जो क्रेडिट कार्ड पर डिफ़ॉल्ट हो रहा है या जो पर्सनल लोन पर डिफ़ॉल्ट हो रहा है, उसमें लोगों को ये धमकी दी जा रही है आपकी प्रॉपर्टी कुर्क कर ली जाएगी, आपको जेल भेज दिया जाएगा, तो क्या इसमें सच्चाई है कुछ कि उसमें प्रॉपर्टी कैसे ले सकते हैं? वो तो मैम अनसिक्योर्ड सर लोन है। ये सभी अपने जो अभी इस टाइम लाइव है ना सर, उसको मैं ये अपील करना चाहूँगा, जो आपके अनसिक्योर लोन है ना सर, हुँ, उनको आप ये मत सोचिए कि देखो ये डिफरेंस है सर।
अगर आपको कोई भी प्रॉपर्टी मॉर्टगेज करता है तो अंडर द सरफेसी एक्ट में वो मॉर्टगेज होती है। तो अगर आप पर यानी कि आपके क्रेडिट कार्ड्स हैं, अगर अनसिक्योर लोन है तो वो आपके अनसिक्योर लोन आपकी प्रॉपर्टी अटैच नहीं कर सकते सर। लेकिन अगर वो ऐसा बोल रहे हैं तो क्या झूठ बोल रहे हैं या उसमें क्या उनसे रिटर्न में मांगा जाए, क्या किया जाए? अगर कोई भी पर्सन आपको बैंक अधिकारी, मैं ये कह रहा हूँ, अगर आपको कोई बैंक अधिकारी ये कहता है कि आपकी प्रॉपर्टी अटैच कर ली जाएगी, आपका क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर दीजिए, उनको ये कहिए कि सर हमारी जो ऑफिशियल ईमेल आईडी है, जिस पे हमारे साथ बैंक कनेक्टेड है, जिस पे हमको मंथ बाय मंथ ईमेल्स आती रहती हैं, एड्स की भी आती रहती है बैंकों की, आप उन पर लिख के हमारे को मेल कर दीजिए, एक बार कंफर्म कर दीजिए कि आपकी ये चीज हो सकती है। अच्छा, वो भेज नहीं पाएँगे वैसा कन्फर्मेशन क्योंकि वो हाँ तो जी, वो अभी आपको वो डिफरेंस पता चल जाएगा, उस पे ही झूठ पता चल जाएगा कि ये बंदा झूठ बोल रहा है कि वो सच बोल रहा है। अगर वो उसने भेज दिया तो सच्चा है, तो अगर नहीं भेजेगा सर, तो वो आपको पता चल जाएगा, ये सारा आपको फ्रॉड बनाने का तरीका सर। अच्छा, जो एप्लीकेशन से लोन ले रहे हैं और जो लोग बैंक से लोन ले रहे हैं, उसमें कुछ डिफरेंस होता है या दोनों में ही जगह यही सेम चीज़ चल रही है? सर देखो, जो तो एप्लीकेशन से लोन ले रहे हैं, ठीक है? मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, जैसे कि अभी आपने एप्लीकेशन से लोन लिया, हुँ, तो आपको सर ये अभी ये नहीं पता चल पाता कि इस पर हमारे पर जो लीगल एक्शन होगा, वो आप पर नोटिस आता है सेक्शन 25 पेमेंट एंड सेटलमेंट के अधीन। हुँ, वो ये होता है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ये धारा तब लगती है कि जब आप पे अगर आपका जो कोई भी आपने अगर लोन लिया, तो हुँ, आपने उसको ईसीएस या ऑथराइज्ड आपके बैंक में दे दिया। हुँ, तो जो अगर आपकी ईसीएस हैज़ बीन बाउंसिंग फ्रॉम द बैंक में होती है, तो आप में क्या होता है सर, उसमें ये सेक्शन 25 पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट वो लगता है। और उसमें आपको सर यानी कि आपको अगर अगर जो हमारे कस्टमर्स हैं वो इग्नोर कर देते हैं कि सेक्शन 25 जो ये भेजा है ये लगेगा नहीं। हुँ, बट अगर आपने सर ऑटो डेबिट लगा हुआ है ना, तो हुँ, ये सेक्शन 25 पेमेंट एंड सेटलमेंट लगेगा और इसको आप इग्नोर मत कीजिए। आप जो हुँ, कोर्ट का प्रोसीजर है, अगर आपको सर कोई लीगल नोटिस आ रहा है, तो हुँ, उसके अधीन आप उसको रिप्लाई कीजिए। और जो हुँ, अगर कोर्ट की प्रोसीडिंग इसके अधीन आपको आगे जाके सर बहुत ही ज्यादा इनके डिफिकल्ट हो सकती है। तो ये जो ऐप से लोन ले रहे हैं ना, तो हुँ, हुँ, उसका जो ऑटो डेबिट बैंक में लगा हुआ है, तो उसकी जो हुँ। ईसीएस है, ईसीएस इफ अगर बाउंस होगी, तो हम इस सेक्शन में लायबल होंगे। देखिए, अभी मैं लाइव हूँ और कुछ इंटरनेट में दिक्कत आ रही है, आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, लेकिन विज़िबिलिटी नहीं है यहाँ पर। तो सरकार कुछ कोशिश कर रही है कि हम ये जानकारी भी लोगों तक ना पहुँचा पाएँ, तो हो हाँ। सकता है लाइव बीच में कट जाए। तो आप क्या कहेंगे, सरकार डरी हुई क्यों है इतनी ज़्यादा? देखो सर, देखो, सरकार की तो चलो वो है, यानी कि डरी पे तो ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर हमें सर जो सच्चाई है, सच्चाई पहुँचाने के लिए है ना, हमें यानी कि अपना जो जो देखो सच्चा लिखा हुआ है, अगर उसको पहुँचाने के लिए हमें कुछ भी करना पड़े सर, वो तो करना पड़ेगा ना। नहीं, नहीं, बिल्कुल सही बात है। हम लोग डरने वाले तो नहीं हैं। कुछ सवाल ले लेता हूँ मैं, कुछ लोग जो हमारे साथ जुड़े हैं, वो सवाल कर रहे हैं। हाँ जी। उनके भी सवाल लेते रहते हैं साथ-साथ। अभी इंटरनेट का देख रही है, टीम देख रही है, उसको कैसे कर सकते हैं। अनिल कुमार जी लिख रहे हैं, जय हिंद, जय भारत गुरुदेव, जय हिंद, जय भारत। राजकुमार जी लिख रहे हैं, बीरू कुमार जी लिख रहे हैं, जय हिंद, जय भारत सर। लोन वाले, रिकवरी वाले बहुत परेशान कर रहे हैं, गाली-गलौज कर रहे हैं सर, हमारी मदद कीजिए। 2 साल की टाइम चाहिए हमें। कुछ लोग गाली-गलौज जो कर रहे हैं, उनसे कैसे बचा जा सकता है? कुछ उनको सर, गाइड कर सकते मैं हैं? इस पर ना एक बात बताना चाहता हूँ, जैसे कि हमारे और अगर एग्ज़ाम्पल कीजिए, अगर हमारे में और किसी बंदे में एग्रीमेंट हो चुका है हुँ, हुँ, कि आज हमने आपसे ₹30 लेने हैं और आपने ₹30 देने हैं, हुँ, ठीक है? अगर हम ₹30 लेने और देने में उसको सर गाली भी निकालें और उसको थप्पड़ भी मारें, हुँ। तो आप बताइए ये एग्रीमेंट वॉइड होगा कि हम उसको थप्पड़ भी मार सकते हैं? ये तो एग्रीमेंट में लिखा ही नहीं है सर, हाँ, ये तो नहीं लिखा है, सही बात है। ठीक है? तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो अभी देख रहे हैं कि अगर हमारा और आपका कोई भी बैंक का एग्रीमेंट हो चुका है, ठीक है? हुँ, तो हुँ, आपने अगर उन्होंने कहा कि आपने ईएमआई ₹2200 पे करनी है और हुँ, आप हमने पे करनी है और उन्हें लेनी है।
उन्होंने एग्रीमेंट में ये नहीं लिखा हुआ कि आपको सर हरासमेंट भी झेलनी पड़ेगी, आपको थ्रेट भी आएगा और आपको रिकवरी एजेंट गाली-गलौच भी करेंगे और आपको तंग भी करेंगे। तो अगर ये कुछ करते हैं तो इसमें जाके जो एग्रीमेंट है हमारा, इसके सिचुएशन में हम बैंक को ये लिख सकते हैं कि सर आपने हमें जो एग्रीमेंट दिया था उसमें ये सिचुएशन नहीं लिखी है। तो इसका प्रावधान बताइए अब क्या किया जाए? नहीं तो तो ये उसमें क्या, जैसे अगर मान लीजिए कोई गाली-गलौच कर रहा है फ़ोन पर या घर आकर, तो क्या उसकी वीडियो रिकॉर्ड करके या ऑडियो रिकॉर्ड करके वो एविडेंस के रूप में काम करेगा कोर्ट में, या कहीं जा सकते हैं? अगर आपको सर कोई भी रिकवरी एजेंट तंग कर रहा है, पहले तो सर वो आपके अगर घर आता है तो उसकी वीडियो बना ली जाए। उसके दूसरी बार उसकी सर जो आपको अगर फ़ोन पे कोई कह रहा है कुछ, तो उसको ये फ़ोन रिकॉर्डिंग से पहले ये कह दिए कि आप भी हम भी रिकॉर्डिंग पे कर रहे हैं सर फ़ोन, और आप भी रिकॉर्ड कर सकते हो। ये इंटीमेशन ज़रूर दे दीजिए, क्योंकि जब रिकॉर्डिंग हमें स्टार्ट करनी है तो ये पहले इंटीमेशन दे दीजिए कि हमने सर फ़ोन पे रिकॉर्डिंग आपकी स्टार्ट करनी है। कृपया करके हमें कोई कुछ गलत ना बोले। अगर आपने कहना है ईएमआई पे करने के लिए, हम पे कर देंगे। सो ऐसे आप उसको, अगर आपने कोई भी रिकॉर्डिंग करनी है तो पहले इंटीमेशन आप दीजिए, ताकि उसको ये ना लगे कि मेरी प्राइवेसी ब्रीच हो रही है। अभी एक साथी हैं श्याम पंडित जी, वो कह रहे हैं, जय हिंद जय भारत। ज़ुल्म सहते-सहते मरने वालों की ही अगली पीढ़ी भी गुलाम बन जाती है। नेतृत्व से हिम्मत से लड़ने ज़ुल्म से लड़ने वालों के लिए उनकी शहादत अगली पीढ़ियों के लिए तूफ़ान बन जाती है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो मतलब हमें हिम्मत से काम लेनी है, सही कह रहे हैं श्याम पंडित जी। रवि शेखर जी लिख रहे हैं, सर मेरा भी बहुत कर्जा हो गया है, चुका नहीं पा रहे हैं। ऐसे में क्या किया जा सकता है? भई क्या ऐसे सलाह देंगे ऐसे लोगों को जो कह रहे हैं भई कर्जा तो हो गया लेकिन दे नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं दे पा रहे हैं। क्या करें? वो बैंक से जाके बात करें, क्या करें? देखो सर, अगर आप पर कर्जा हो गया ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि अगर हमारे पर जो कर्जा देखो लेना, हमारे को अगर पैसा नहीं दे पा रहे हैं, तो वो ये क्राइम तो है नहीं है। पहले आपने अपनी तरफ से रिक्वेस्ट कीजिए, फिर उसके बाद ईमेल भी डालिए, ठीक है? और बैंक को आपको कोई ना कोई प्रावधान तो बताएगा कि आपने क्या करना है, क्या नहीं करना। बट ये अगर आप ये सिचुएशन को घबरा गए ना, अपने माइंड को आपने ये कह दिया कि आई एम ए नेगेटिव पर्सन, तो आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि आप अपने आप को पॉजिटिव रखिए कि हम, जैसे अब एग्जांपल देता हूँ, अगर कोई भी पर्सन वो अच्छा था पहले, वो कमा रहा था, वो अगर कमा रहा था, अगर उसमें अच्छाई थी, कोई बात थी, वो कमा रहा था तो बढ़िया था। अगर कोई भी पर्सन अगर आगे जाके नहीं कमा पा रहा, तो ये तो नहीं है कि उस पर ये हो गया कि वो कुछ नहीं कर पाएगा। बट अगर फर्स्ट ऑफ ऑल यही है कि आप अपने आप को पॉजिटिव रखें और आगे बढ़िए, और बैंक से अपना कोई भी जो है, पहले तो आप एक रिप्रेजेंटेशन बाय द स्पीड स्पीड पोस्ट भेजिए, उसके बाद आप ईमेल डालिए कि हमारी ये सिचुएशन हो चुकी है और हम ये ऐसे-ऐसे पे नहीं कर पाएँगे। लेकिन जैसे अभी एक साथी हैं नौशाद चौधरी, वो लिख रहे हैं, नमस्कार सर, मेरा नाम नौशाद है, मैं दिल्ली से हूँ और मेरा बजाज फाइनेंस का 2 लाख रुपए का कर्जा है। अ, हो 8 ईएमआई में 9,134 की जमा, सर ईएमआई वाले आते हैं और मुझे परेशान करते हैं। अ, मैं मैं हार चुका हूँ। मतलब वो ये कह रहे हैं कि ईएमआई मैं 5 ईएमआई भर भी चुका हूँ मैं 9,134 की, लेकिन फिर भी वो आके बदतमीज़ी कर रहे हैं और सिर्फ़ 2 लाख रुपए का पर्सनल लोन शायद इनका होगा बजाज फाइनेंस का। तो सर ऐसी आप स्थिति ना में आप पहले तो देखिए सर, आप एक ईमेल डालिए बजाज को अपनी तरफ हुँ, से। वो हुँ, जो रिकवरी एजेंट्स का उनके सर वीडियो मेंशन कीजिए और उसके बाद आप नंबर मेंशन कीजिए। अगर हुँ, उसके बाद आपके पास कोई समाधान नहीं होता, तो आप लीगली प्रोसेस से एक लीगल नोटिस से शुरुआत कर सकते हो कि हमारे ऐसे-ऐसे तंग करे जा रहा है। और मैं फिर वही बात बता रहा हूँ कि हमें जो कंपनी में एग्रीमेंट हुआ है ना, हुँ, एनबीएफसी कंपनी में एग्रीमेंट हुआ है, ₹30 देने का और ₹30 लेने का हुआ है, और हुँ, इसके एक्स्ट्रा अगर कुछ करते हैं तो वो एग्रीमेंट वॉइड वॉइड में ही माना जाएगा। हुँ। तो अगर अब हम एग्रीमेंट से कोई ऊपर उठ के काम करते हैं, तो एग्रीमेंट की टर्म एंड कंडीशन ब्रीच होएगी सर। तो वो हुँ, आएगा नहीं एग्रीमेंट के, ये तो थ्रेट देना तो लिखा ही नहीं है उसमें, और रिकवरी एजेंट को आपको गाली-गलौच कर रहे हैं, ये भी एग्रीमेंट में नहीं है मेंशन। अभी जैसे एक साथी लिख रहे हैं, सुनील बंसल जी हैं, कह रहे हैं सर मुझे मल्टीपल क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करनी है,
लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है और वो बार-बार फ़ोन करके धमकी दे रहे हैं। घर पर भी आ रहे हैं। सर, आप पहले ना उनकी जो भी आपको धमकी मिल रही है, आप उनकी रिकॉर्डिंग कीजिए और हुँ, रिकॉर्डिंग करके उनको जब रिकॉर्डिंग करनी है, आपने ये कहना है कि सर आप भी रिकॉर्डेड लाइन पे हो, आप हमारी भी रिकॉर्डिंग कर सकते हो। उसके हुँ, बाद रिकॉर्डिंग सर आपने जो भी आपकी एनबीएफसी कंपनी है उसको भेजिए और हुँ, अगर उसके बाद भी नहीं कुछ होता तो आप एडवोकेट की यानी कि तरफ से आप लीगल नोटिस एक भेज सकते हो सर। हुँ। लीगल नोटिस इनको भेजा जा सकता है क्योंकि ये धमकी दे रहे हैं, बदतमीज़ी कर हाँ रहे हैं। जी। एक साथी नौशाद चौधरी वो कह रहे हैं कि दिल करता है कि मैं आत्महत्या खुदकुशी कर लूँ। क्या कहेंगे ऐसे लोगों को जो कर्ज़े के कारण आत्महत्या करना चाहते हैं? हमने तो अपील की है बार-बार, आपकी तरफ से क्या अपील रहेगी? देखो पता क्या आत्महत्या करनी कोई वो इसका सलूशन नहीं होगा। हुँ, अगर कल को अगर आप नहीं चुका पा रहे तो अगर कुछ भी आप कर रहे हो तो पता क्या ये आने वाले टाइम में ना जो ये कर्जा है वो आपके बच्चों पर और आपके परिवार पर आएगा। तो हुँ, इसका अगर आप निपटारा नहीं करोगे तो ये कैंसर की तरह ही बढ़ता चला जाएगा। अगर इसको आज हमने काबू में करना है तो इसका ये सॉल्यूशन नहीं है कि आपने आत्महत्या ही करनी है। आप इसको सॉल्यूशन में आप अगर स्टेप बाय स्टेप चलोगे, इसको सीखोगे तो आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। हुँ। एक साथी पूछ रहे हैं मेरा बंधक या मॉर्गेज लोन लिया हुआ है, पिछले हुँ। 2 वर्ष से अ, कोर्ट अहमदाबाद में केस चालू है, लेकिन बैंक ने मेरा प्रॉपर्टी बेच दिया है। तो क्या किया जा सकता है? क्या प्रॉपर्टी वापस हो सकती है? प्रॉपर्टी सर उसके लिए देखना पड़ेगा कि आपको अंडर द सरफेसी एक्ट कौन-सा नोटिस आया है। जैसे कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल 13(2) का सर नोटिस आता है तो उसके बाद वो प्रोविज़न देखनी पड़ती है। तो आपकी सर सिचुएशन में आप एक बार अपने एडवोकेट से बात करिए कि कौन-सा आपको नोटिस आया था और क्या बात थी और क्या नहीं। बट क्या तो क्या ये संभव है अगर कोर्ट केस चल रहा है तो प्रॉपर्टी बेच सकता है क्या बैंक? सर इसमें सर प्रोविज़न देखनी पड़ेगी कि आपके पास लीगल नोटिस आया तो आपने कब केस डाला और कब नहीं डाला और आपने स्टे ली और नहीं ली। तो हुँ, ये सिचुएशन के ऊपर सर डिपेंड करता है कि हमने कैसे उसको उसने कब सेल की है। अगर सर उन्होंने कोई भी ब्रीच ऑफ लॉ की है, तो हुँ। आप कोर्ट में सर चल ही रहा है तो इसके अगेंस्ट आप और भी प्रोविज़न में केस डाल सकते हो। नहीं तो क्या ये कंटेम्प्ट माना जाएगा कोर्ट का अगर प्रॉपर्टी केस चलते हुए प्रॉपर्टी उन्होंने बेच दी और उसपे स्टे लगा हो फिर भी बेच दी हो तो? सर इसमें जो है कि देखो कई प्रोविजंस हैं, ठीक है? कई जैसे कि अगर आपका डीआरटी केस चल रहा है, तो हुँ, उसको देखना पड़ेगा कि हमारा कौन से नोटिस पे आया था और क्या बात है। उसके बाद हम उसको सर ले जा सकते हैं कि इसको पहले सर इसकी प्रोविज़न देखनी पड़ेंगी और क्या सिचुएशन है सर। ठीक है संजय जी आपको जवाब मिल गया होगा। आप अपने अहमदाबाद में जो एडवोकेट हों टीम में उनसे बात करिए, हमारी जो लीगल टीम है वहाँ उनसे बात करिए, हमारे गुजरात के प्रभारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष उनसे बात करिए, वो ज़रूर आपकी मदद करेंगे। अ, प्रमोद धोते जी लिख रहे हैं, क्या बात है सर जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपको धन्यवाद कर रहे हैं भई, हमें भी धन्यवाद कर रहे हैं लोग। धन्यवाद सर, धन्यवाद। हाँ, लास्ट सवाल क्योंकि अब टाइम हो गया है, दूसरे साथियों को भी मुझे लाइव पर लेना है। मैं सिर्फ़ ये जानना चाहता हूँ कि जो लोग आपके पास आ रहे हैं मदद करने के लिए, इस समय किस तरह के केसेज़ ज़्यादा आ रहे हैं आपके पास? प्रॉपर्टी से रिलेटेड आ रहे हैं, पर्सनल लोन वाले आ रहे हैं, किस तरह के लोग ज़्यादा आ रहे हैं परेशान? सर, परेशान लोग जो आ रहे हैं, जो ये फे अभी तो सर जो नियो स्कैम चल रहा है, ये हुँ, जो फेक ऐप्स में लोन दे रही है ना, चाइनीज़ ऐप लोन दे रही है, इस पे सर आप अपनी फ़ोटो अपलोड करके और परमिशन दे रहे हो, उसके बाद सर वो आपको थ्रेट कर रही हैं और इतना परेशान हो रहे हैं। मेरे को एक को कॉल आया कि एक एक उसने कहा कि अभी जालंधर से ही आया था, उसने कहा कि मेरे को सर 3 दिन हो गए और ना तो मैं सो पाया हूँ, मैं ना कुछ खा पाया हूँ। हुँ, और वो कॉल कर रहे हैं और वो जो बैंक बता रहे हैं वो मेरे पास पक्का है कि मैंने चलो वो बैंक से लोन नहीं लिया बट वो कंफर्म ही नहीं कर पा रहे हैं और थ्रेट इतना बढ़ चुका है कि सर मैं 3 दिन से ना तो सो पा रहा हूँ, ना सर मैं अपनी जॉब कर पा रहा हूँ और आपके मेंटली डिस्ट्रैक्ट इतना हो रहा है कि आपके रिलेटिव्स को और आपकी फेसबुक फ्रेंड्स को सभी को ये भेज रहे हैं। तो हुँ, मैं ये ही सबसे अपील एक बार करना चाहूँगा कि आप अपने जो ऐप्स इंस्टॉल करते हैं, वो थर्ड पार्टी ऐप पहले तो इंस्टॉल ना कीजिए हुँ, और जो जिसका आपने नाम नहीं सुना, तो वो तो बिल्कुल ही मत कीजिए।
अगर आपने इंस्टॉल करनी भी है तो एक बार आप गूगल पे उसको सर्च करके उसको देखिए कि ये ठीक है कि गलत है। उसके हुँ, बाद ही आप कोई अगर कोई लिंक भेज रहा है, कोई रिकवरी एजेंट भेज रहा है, कोई अननोन नंबर से भेज रहा है, कोई आपको लालच दे रहा है कि आपका टॉप अप हो जाएगा लोन, तो वो आप पहले उस यूआरएल को वेरीफाई कीजिए, फिर आप उसके बाद क्लिक करके उसको ओपन कीजिए, अदरवाइज ना कीजिए, क्योंकि इसके बाद आपको वो जो थ्रेट करेंगे, जो मेंटल हरासमेंट होगी, तो हुँ, उसका सर आपको वो आपसे एक लाइक टॉर्चर होगा। हुँ। तो अभी जो आपके केस केस आ रहे हैं जनरली ऐप वाले ज़्यादा आ रहे हैं या ऐप वाले लोग परेशान कर रहे हैं? लेकिन मैं ये सर जानना चाहता हूँ कि जो महिलाओं के साथ समूह लोन में व्यभिचार हो रहा है, बदतमीज़ी हो रही है, कई जगह महिलाओं को गलत काम करने के लिए कहा जा रहा है, उनसे उन्हें कैसे बचाया जाएगा? उनको क्या कहेंगे हम? क्या संदेश दे सकते हैं उनको? मैं उनको यही कहूँगा कि अगर आपके कोई रिकवरी एजेंट आके आपको कहता है कि आपको फ़ोटो खिंचवाओ, हम यहाँ खड़ेंगे। पहले तो ये बात है कि अगर आपने फ़ोटो देनी है तो अपनी पासपोर्ट साइज़ आपके पास होती है फ़ोटो, वो दे दीजिए। हुँ, अगर पर आपके अगर लाइव वो फ़ोटो खींचते हैं, वो कहते हैं यहाँ से हम आपके घर की फ़ोटो लेंगे, ये लेंगे। तो आप पहले वेरीफ़ाई कीजिए कि वो रिकवरी एजेंट विद वैलिड प्रूफ़ भी है कि नहीं है। अगर हुँ, आपने उसको ईएमआई भी अभी सर एक और हाल ही में केस देखने को आया कि वो जो रिकवरी एजेंट है, जैसे हुँ, रिकवरी हुँ, एजेंट पहले तो कलेक्शन कर लेते हैं, ठीक है हुँ, सर? उसके हुँ, बाद करने के बाद वो क्या करते हैं कि जैसे वो थर्ड पार्टी में होते हैं तो वहां से उसको सैलरी नहीं मिलती, तो वो ईएमआई अपनी उठा के ना, वो जो हमारी कलेक्शन की थी, वो ईएमआई उठा के अपने पास रख लेते हैं और आगे भरते नहीं है, फिर वो उनको तंग किया जाता है। तो आप हुँ, अगर उन्होंने ईएमआई आपसे माँगी है तो आप जो शंभू लोन आपने लिए हैं, तो आप कृपया करके उसको ये ऑनलाइन ही पेड कीजिए, ताकि हम आने वाले जो अगला नेक्स्ट रिकवरी एजेंट होगा, उसको दिखा सके कि हमारे को ये आपका जो पहले ये एजेंट आया था, उसको हमने पे कर चुके थे। अगर कोई आपको कहे कि हम कैश ही लेंगे, तो आप उसको रिफ्यूज़ कर दीजिए। आप सिर्फ़ उनके जो कोई भी कंपनी का हो पोर्टल, या कोई आपके रिकवरी एजेंट को खुद कह दीजिए, आप अपने फ़ोन पे ले लीजिए। आपके पास कुछ वैलिड प्रूफ़ तो रहेगा ना कि हमने इसको ईएमआई पकड़ाई है। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है। एक साथी पूछ रहे हैं एडवोकेट साहब का धन्यवाद, उनका नाम और उनका नंबर तो नहीं दूँगा मैं यहाँ, आप अपने बारे में थोड़ा-सा ब्रीफ बता दीजिए, ताकि आपसे काम मिल सके। फ़ोन नंबर अभी देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नहीं तो फिर पूरे इंडिया से फ़ोन आएँगे, आप कोई और काम कर नहीं पाएँगे। ओके, ओके। सर मेरा नाम गगनदीप सिंह। मैं एडवोकेट हूँ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ से, और मैं यानी कि अपनी तरफ से हमारी ये कोशिश रहती है कि जो भी व्यक्ति क्यों आ रहा है उसका जो केस है जल्दी सॉल्व हो, और हम उसके रिगार्डिंग जो रेमेडीज देते हैं, जैसे कि आपको मैं बता ही रहा हूँ कि आप अपने पहले तो थर्ड ऐप को ना इंस्टॉल कीजिए, और हुँ। कोई लिंक को अगर आपको स्कैम करता है वो ना कीजिए। तो कृपया करके आप ये अगर प्रिकॉशंस लेते हो ना, तो आप मेरे हिसाब से 100% से 50% बच जाओगे। ठीक है गगनदीप जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका भी, रंजीत जी का भी, पूरी टीम का बहुत-बहुत आभार। आपसे विदा लेते हैं, आगे अगले गेस्ट से हम बात करेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत साथियों। साथियों मुझे मालूम नहीं है कि मैं विज़िबल हूँ या नहीं हूँ। एक बार मैं चाहूँगा टीम देख ले कि मेरी विज़िबिलिटी है और मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। क्योंकि इसमें लगातार विज़िबिलिटी हम लोग चेक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से विज़िबिलिटी नज़र नहीं आ रही है। नहीं तो फिर मैं इसको लाइव को एंड करके दोबारा लाइव में जुड़ूँगा, क्योंकि सवाल तो काफ़ी आ रहे हैं, मुझे सबके सवालों के जवाब भी देने हैं। लेकिन यहाँ कमेंट करके बताइए, क्या आपको मेरी वीडियो व्यू हो रहा है या आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है? सभी साथी कमेंट कर दें, ताकि मैं आगे कंटिन्यू कर पाऊँ, नहीं तो फिर इस लाइव को यहीं एंड करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। नरेंद्र जी लिख रहे हैं नहीं। क्या नहीं भई नरेंद्र जी, मैं समझ नहीं पा रहा, आवाज़ नहीं आ रही है या क्या कहना चाह रहे हैं? अ नहीं, 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 क्या नहीं? नहीं समझ में आ रहा, नहीं, नो 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 फेस, अच्छा विज़िबिलिटी नहीं है, वीडियो में विज़िबिलिटी नहीं है। हा, हा, हा। चलिए तो इसको देखते हैं अभी, अगर टेक्निकली तो यहाँ तो करेक्शन लग रहा है।
क्या आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी? क्या आप लोग सुन पा रहे हैं? अगर सुन पा रहे हैं तो मैं कम से कम सवालों के जवाब दे दूँ जो लोग अभी सवाल कर रहे हैं, ताकि कम से कम वो लोग कनेक्ट रहें, नहीं तो ऐसा ना हो कि डिस्कनेक्शन हो जाए। क्या आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी? आप लोग बता दीजिए कमेंट करके, आवाज़ आ रही है क्या? सर आपकी आवाज़ आ रही है, आपका चेहरा नहीं नज़र आ रहा है। चेहरे के लिए अभी प्रयास करते हैं भाई, चेहरा भी कहीं से आएगा। मैं चाहूँगा टेक्निकल टीम को भेजा जाए एक बारी, टेक्निकल टीम आकर के देखेगी। भेजिए भाई टेक्निकल टीम को।